यात्रा में हम आज आपको कर्नाटक के कुछ अहम लोकसभा क्षेत्रों में ले चलेंगे, जहां 2014 की जंग तमाम छोटे छोटे मुकाबलों की कहानी है। कर्नाटक में कांग्रेस का शासन चल रहा है, ठीक उसी तरह जैसे केंद्र की सरकार भी कांग्रेस की ही है। पर कर्नाटक पॉलिटिक्स का दिलचस्प पहलू ये है कि राज्य और केंद्र की दोनों सरकार एक ही पार्टी का कभी नहीं रहा है। हालांकि तथ्य ये भी है कि जो भी पार्टी कर्नाटक में सरकार रची है, उसी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा सांसद चुने जाते आ रहे हैं। ये पिछले बार भी हुआ था जब येदियुरप्पा की सरकार थी और बीजेपी ने 19 सांसद जीत के आए हैं, पर बीजेपी सरकार नहीं रचा पाई केंद्र में। लेकिन कर्नाटक की चुनावी जंग कई और वजहों से भी महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि शहरी और युवा मतदाता की सोच पर आम आदमी पार्टी छा रही है। दूसरी बात यह है कि मोदी लहर पर सवार बीजेपी जहां भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय मुद्दा बना रही है, वहीं कर्नाटक में इस मुद्दे पर मतदाता को लुभाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पिछले अप्रैल तक लगभग 5 साल तक शासन करने वाली बीजेपी कर्नाटक में कई घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी रही। तो क्या नैतिकता भी एक मुद्दा होगा, और अगर है तो इसका झंडा बुलंद करने वाला नेता कौन है? और क्या स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों से भी अधिक इम्पोर्टेंट हो जाएगा? चलिए लोगों की सोच समझने के लिए और जनता की नब्ज टटोलने के लिए हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं दक्षिण बेंगलोर से, जहां सबसे चर्चित मुकाबला होने वाला है। सच्चाई का बैटल है और मैं आपको इस 17 अप्रैल का चुनाव में आपका सबका सपोर्ट चाहता हूं। सबसे पहले आप बताइए, आपसे आपका सबसे खास वादा क्या है वोटर्स के लिए? मैं काम करने वाला हूं। मैं कुछ प्रॉमिस दिया तो वो काम करने वाला हूं। मैं कभी भी कौन सा भी काम लिया तो मैं एकदम उसका उद्देश्य रख के मैं काम किया है। ये इधर भी वही करने वाला हूं। सर, पर ये इलेक्शन क्या, ये चुनाव आप समझते हैं कि स्थानीय मुद्दों पे लड़ाया जा रहा है या कि नेशनल इश्यूज पे, राष्ट्रीय मुद्दों पे? नहीं, इस कॉन्स्टिट्यूंस में चुनाव में क्या हो रहा है कि हमारा अभी कौन एमपी है उसका परफॉर्मेंस बहुत लैक ऑफ परफॉर्मेंस है, और इसलिए लोग बोल रहे हैं कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए, कोई नया एमपी चाहिए, काम करने वाला एमपी चाहिए, क्लीन एमपी चाहिए, सब लोग बोल रहे हैं। इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं जीतने वाला हूँ। थैंक यू सर, शुक्रिया आप हमारे साथ बात करने के लिए। वो थे नंदन नीलेकणी, आशावादी हमेशा की तरह। पर क्या बेंगलोर साउथ के सिटिंग एमपी, जो बीजेपी के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एमपीज भी हैं, लीडर्स भी हैं, क्या उनको हरा पाएंगे? ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಜಯನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ। बेंगलोर दक्षिण के डिफेंडिंग चैंपियन से मिलते हैं। चलिए अनंत कुमार सर से सर बताइए, मोदी लहर जो है, क्या ये काफी है बेंगलोर साउथ के चुनाव जीतने के लिए? नहीं, मोदी जी का लहर तो सर्वोपरि है, क्योंकि बेंगलुरु की जनता जैसे भारत की जनता सुशासन चाहती है, ऐसे बेंगलुरु की जनता भी सुशासन चाहती है, और सुशासन चाहने में, मोदी जी को चाहने में बेंगलुरु की जनता अग्रसर है। सर, आपका एक यूएसपी क्या है, खास वादा क्या है बेंगलोर साउथ के वोटर्स के लिए? हमारा इतना ही वादा है, आप 18 साल का सेवा देख रहे हो, और 18 साल का सेवा एक तरफ और 18 दिन का मेवा दूसरी तरफ। राइट सर, थैंक यू। कॉन्फिडेंट तो नजर आ रहे हैं। आपने अभी, चलिए आपने नेताओं से तो बात कर ली है, चलिए देखते हैं जनता क्या सोचती है। आप एक एमपी में क्या चाहते हैं? लोग का भला चाहते हो, जो सोसाइटी को टेक केयर कर सकते हो, उनके लिए हम वोट करेंगे। सर, इस इलेक्शन में बहुत सारी पार्टीज ने करप्शन को एक मुद्दा बनाया है, कम्युनलिज्म को एक मुद्दा बनाया है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रखता है?
ये तो जो सब लोग बात कर रहे हैं ये तो लास्ट 65 ईयर से कुछ नहीं हुआ, जो हो रहा है वही हो रहा है। ऑल एमपीज एंड इन्फ्लुएंस पीपल जो लोग ये सब लोग इन्वॉल्व है। सर, बेंगलोर साउथ में क्या अहम मुद्दा समझते हैं आप इस इलेक्शन में? बैंगलोर साउथ में अगर आप देखेंगे तो पहली बात है ट्रैफिक की, और दूसरी बात आएगी जब भी बारिश होगी द वे द रोड्स गेट्स जैम, दोज आर द आई मीन वो जो दोनों जो भी हैं वो बेसिक थिंग्स है विच एवरी गवर्नमेंट हैज टू कंसिडर। मेरे लिए सबसे पहले है करप्शन, और दूसरे नंबर पे है रोजगार, और तीसरे नंबर पे है इंफ्रास्ट्रक्चर। ओवरऑल ग्रोथ है स्टूडेंट्स की, यंगस्टर्स की, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, और वुमेन सिक्योरिटी जो है, तो मैं नहीं समझती कि वुमेन सिक्योर हैं आज की डेट में भी। आपने जेन नेक्स्ट वोटर्स की तो बात सुन ली है, पर हम अभी आए हैं गांधी बाजार, पुराने बेंगलोर के वरिष्ठ जिनकी सोच के बिना दक्षिण बेंगलोर की नब्ज समझी नहीं जा सकती। चलिए सुनते हैं बेंगलोर दक्षिण के वरिष्ठ क्या कहते हैं। बताइए, आप करंट हमारे प्रेजेंट डे पॉलिटिशियंस जो हैं इनको देख के आपको क्या लगता है? क्या गुस्सा आता है, डिसअपॉइंटमेंट है, क्या है? कभी कभार डिसअपॉइंटमेंट भी होता है, गुस्सा भी आता है, हंसी आती है क्योंकि मैच्योरिटी नहीं है उनमें, तो देखकर हंसी भी आती है। ये क्या रूल करेंगे देश पर, ऐसा लगता है। कोई पार्टी को देखो तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी है या भाजपा है या आम आदमी पार्टी है, थोड़ा मैच्योरिटी में कम पड़ेंगे सभी लोग। आपको क्या लगता है जब पॉलिटिशियंस को देखते हैं, उनके वादों को देखते हैं, आपको गुस्सा आता है? गुस्सा तो आएगा, क्योंकि वहाँ पे वादे तो वो बहुत कुछ करते हैं मगर काम कुछ भी नहीं करते हैं, खाली बात करते रहते हैं। कम से कम वो कुछ ना कुछ काम करें, तो उसमें जितना वो वादे करते हैं उसमें 50% भी काम नहीं हुआ रहता है, तो इस पर से गुस्सा तो आना। पॉलिटिक्स ओवर द इयर्स पिछले कई सालों से क्या बदलता आ रहा है? पॉलिटिशियंस बदलते आ रहे हैं, उनके बर्ताव बदलता आ रहा है? नहीं, लोग बदलते रहते हैं लेकिन उनका प्रिंसिपल्स कोई भी नहीं है, वो आइडियल्स कुछ भी नहीं है। तो लोगों का बदलाव होता है लेकिन प्रिंसिपल्स में कुछ भी नहीं है, करप्ट है ना, इसलिए। चलिए, आपने दक्षिण बेंगलोर के वोटर्स की बात तो आपने सुन ली है, पर हम अभी चलते हैं चिकबड़ापुर, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे यूपीए गवर्नमेंट के बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर्स यूपीए गवर्नमेंट के थे, वीरप्पा मोइली। चिकबड़ापुर एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो तेजी से बदलता आ रहा है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा अभी तक ग्रामीण ही है, जहां वोक्कलिगा या गौड़ा समुदाय का दबदबा है। हालांकि इस इलाके के बेंगलोर शहरी के 2 विधानसभा क्षेत्र भी अभी शामिल हैं, और इस बार हम यहां पे 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बीच कड़ा मुकाबला देखने जा रहे हैं। So do you feel that, caste-based voting could happen? Are you worried about that? I'm not worried about it. I've been fighting in elections last 5 years. At no point of time caste has worked against me, because I belong to every caste. Even in Karkal, continuously won 6 terms, and I won. Caste was not criteria, and you should know. These are all people who do not know put questions. And I am also telling about the anti-incumbency. Where is the anti-incumbency? Right from 5 years, I've been continuously working. Every week, twice a day, I used to be there. And even official tours, 1001 times I have gone to the constituency. Where is the question of anti-incumbency? Anti-incumbency will happen in case of people who do not visit. And anti-incumbency will happen in case of people where we have not done. हम उस कस्बे मंड्या में हैं जिसे कर्नाटक की गन्ना राजधानी कहा जाता है, लेकिन कुछ वक्त से टॉप अदाकारों के चुने जाने के कारण यहाँ ग्लैमर की चमक दमक भी नजर आने लगी है। यहाँ के एमएलए हैं कन्नड़ सिनेमा के रिबेल स्टार अम्बरीश।
और सांसद है रम्या, जो तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा के पर्दे पर आग लगा करती थी। रम्या पिछले 2-3 साल से कांग्रेस में है और पिछले साल अचानक ही चुनाव में उनका एंट्री हुआ, जब मुख्यमंत्री ने उपचुनाव के लिए उनका नाम प्रस्ताव किया था। जेडीएस प्रत्याशी को भारी अंतर से रम्या ने हराया था, पर इस बार ये चुनाव उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मंड्या में कांग्रेस के भीतर आपसी खींचतान नजर आने लगी है। आइए बात करते हैं रम्या के साथ। रम्या, ये बताइए, क्या फिल्म स्टार्स अच्छे नेता बन सकते हैं या ऑन ग्राउंड उनकी रीच हो सकती है? क्यों नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपका एक्सेसिबिलिटी हो सकता है। मंड्या में थोड़ा बहुत इनफाइटिंग चल रहा है, आपसी खींचतान चल रहा है, इसका आपके कैंपेन पर नुकसान भी पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है कि जब इलेक्शन चुनाव आता है तो सब मिलके इलेक्शन करते हैं, और जो भी इनफाइटिंग होता है वो सब हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो उनको टैकल करते हैं। नेता बनने के बाद आपके लाइफ में क्या बदलाव आया है? क्या आपको कोई चीज़ें त्याग करनी पड़ी? हाँ, हमारा कोई प्राइवेसी नहीं होता है और वक्त भी नहीं मिलता है, और मेरे पापा जाने के बाद मुझे वैसे भी और कोई जिम्मेदार नहीं था, क्योंकि मैं फिल्मों में अभी नहीं काम कर रही हूँ, तो अभी मुझे और लोगों के पास जाने के लिए और वक्त मिला है। धन्यवाद रम्या, और हमारे साथ बात करने के लिए। इस चुनाव में बहुत सारी फिल्म स्टार्स गुल पनाग से लेकर हेमा मालिनी तक लोकसभा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ये देखते हैं, क्या ये इतने फिल्म स्टार्स जितने भी प्रभावित हैं ऑन ग्राउंड। BJP to come this time. Modi. Support for Modi. So let BJP enjoy this time. Let us give one chance. This time, whatever the Congress did in Karnataka, we are satisfied. And even the recent advertisement of Congress, they are targeting Mazdoor, Bihar and all. If someone is doing it, it's failure of Congress itself, because it's his government. आप बताइए, फिल्म स्टार्स क्या अच्छे नेता बन सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे नेता बन सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है कि आम आदमी का दर्द क्या होता है। वो तो अपने बंगलों में अपने इंपोर्टेड गाड़ियों में घूमते हैं। आपको क्या लगता है, फिल्म स्टार्स अच्छे नेता बन सकते हैं? बन सकते हैं, दे ट्राई करें तो बन सकते हैं। क्या सिर्फ ग्लैमर अपील होगा कि ग्राउंड में भी काम कर सकते हैं वो? कर सकते हैं, ग्राउंड में भी काम कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, अगर वादा नहीं निभाता तो क्या करना चाहिए? उसको निकालना चाहिए, हम इलेक्ट ही नहीं करना चाहिए उसको। इलेक्ट नहीं करना चाहिए, पर अगर ऑलरेडी इलेक्टेड है तो राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। क्या वो राइट टू रिकॉल होना चाहिए और करना चाहिए। वो फिल्म स्टार्स लड़े या न लड़े, क्या वो जीत पाएंगे न जीत पाएंगे, ये तो देखना ही पड़ेगा। पर यहाँ से हम आपको लेकर चलते हैं शिमोगा, जहाँ कन्नड़ के मशहूर फिल्म स्टार राजकुमार की बहू एक कर्नाटका के बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल पॉलिटिशियन के साथ लड़ने में खड़ी है। ಎಲ್ಲ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬನ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರ ಮತಗಳು ನನಗೆ ಬೇಕು. ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ, ತೆನೆ ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆ ನನ್ನ ಚಿಹ್ನೆ क्रमांक 2. मैम बताइए, आप किस फैक्टर्स पे अभी यहाँ पे वोट मांगने आए हैं? कौन से फैक्टर्स हैं यहाँ पे? I am here like with my I see a lot of love and affection for my father, for the works he has done for the last 45 years. He's been a politician here for the last 45 years and he has done a lot of good work and I'm going to continue all those works here. क्या ये बैटल, ये चुनाव थोड़ा प्रेस्टीज इशू भी हो गया है, क्योंकि येडियुरप्पा के बेटे ने आपके पिता को पिछले इलेक्शन में डिफीट किया था, हराया था, तो आपको लगता है ये शायद प्रेस्टीज इशू भी है, प्रेस्टीज बैटल भी है? No, for me it is not a prestige battle at all, because I really come in an intention to work with people, work for people like my father. I don't think it's a prestige issue for me. शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। आपने सुना गीता शिवराज कुमार की बात। अब चलिए देखते हैं अलग दूसरे कैंप्स में कि वहाँ पे प्रचार कैसे चल रहा है। ಒಟ್ಟಿಲ್ಲೇ ಸಾಲ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೈ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಕಳಿಸಂತಾಗುತ್ತೆ. See, madam, I don't want to comment about anybody other candidates.
You see, in Shumaga district, lot of development also took place. People are happy. In each and every family, they got some benefit when I was the chief minister. Now they are going to support me, and I am going to win very big margin. Interestingly, most of your campaigns you talk about development activities, but there is no issue like Modi has taken up this issue against corruption. That doesn't figure, especially with 2G, CWG. These things don't come up in your campaign. I am not discussing any other points at all. What are all the things I have done when I was the chief minister, that achievement, and also development of the state, and also the central government. Nowadays, they are not working properly. Is that a strategy? Is that a strategic move? Yes, I am intentionally. I am not mentioning anybody's name except my achievement. On that basis only, I am asking votes. So there's also some sentiment that we've heard about that both the other candidates, Congress as well as JDS, don't really belong entirely to Shimoga. One of them is from the coastal area. One of them has lived in Bangalore for a very long time. So this local factor, it works for you? Definitely, that will work for BJP, and we are going to win minimum 20 seats this time. Right, sir. Thank you very much. बीजेपी ने काफी कुछ डैमेज कंट्रोल किया है। चलिए, पॉलिटिकल और फिल्म स्टार्स की बात तो हमने सुन ली है, अब जाके थोड़ा बात करते हैं आम आदमी और औरतों से। ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಬಡ ಜನರಿಗೆ 108 ಆಮೇಲೆ ಸುವರ್ಣ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ತಕ್ಕಂತ ಬಡವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದಾರ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ. आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बदलाव का वादा अलग अलग लोगों के लिए अलग मायने रखता है। बदलाव का मतलब केंद्र में बदलाव हो सकता है या मौजूदा नेताओं से छुटकारा भी हो सकता है। पता बात यह है कि में कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए बेहद अहम है, खासकर बीजेपी के लिए, क्योंकि दक्षिण के अन्य राज्य जैसे तमिलनाडु और आंध्रा में उसके पास कैडर या जनाधार इतना मजबूत या प्रभावित नहीं है। मतदाता तक तो ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंच पाएगा, वही राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा सांसदों को जोड़ पाएगा। बेशक ये बातें तभी काम की साबित होंगी जब सरकार बनाने का गणित शुरू होगा। ये थी IBN 7 की कर्नाटक से खास पेशकश। चुनावी यात्रा में दीपा बालाकृष्णन और N दिनेश राजकुमार के साथ देने के लिए धन्यवाद।